धन्यवाद विंध्याचल जी, सम्मानित मंच और आप सभी। समय का दबाव ऐसा है कि कुछ बातें बहुत सूत्रबद्ध रूप से करूंगा और 2-3 बातों पर ही थोड़ी विस्तार से बातचीत करूंगा। अध्यक्ष महोदय ने मुझे 15 मिनट का समय दिया है। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहता हूँ ये कि जो विषय राष्ट्रवाद है और अनुज विंध्याचल जी ने बिल्कुल संकेत किया, समय का दबाव आपके ऊपर भी होगा। जब हम भारतीय राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रवाद को पाश्चात्य राष्ट्रवाद की अवधारणा से बिल्कुल अलग करना होगा। भारतीय राष्ट्रवाद और पाश्चात्य राष्ट्रवाद न सिर्फ उसके उच्च विचार, दृष्टि, लक्ष्य में अंतर है, बल्कि काल की दृष्टि से भी अंतर है। भारतीय राष्ट्रवाद सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, यह अनादिकाल से है, हमें नहीं पता यह कब से है। इसके मूल में हमारी संस्कृति है, हमारी भावात्मक एकता है, साहचर्य जनित लगाव है, लिविंग टुगेदरनेस की जो ब्रदरहुड की बात की जाती है वो है। लेकिन जो पाश्चात्य राष्ट्रवाद है वह आधुनिक काल की देन है। उसका उदय नेशन स्टेट की अवधारणा के साथ होता है और आधुनिक काल में राष्ट्र राज्यों का उदय विज्ञान, यंत्र, उद्योग, पूंजी और उसके प्रसार के साथ होता है, जिसकी अनिवार्य परिणति उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, नाजीवाद और फांसीवाद में होती है। भारत का राष्ट्रवाद के मूल में अगर संस्कृति है तो पाश्चात्य राष्ट्रवाद के मूल में राजनीति है और आर्थिक व्यवस्था है। भारतीय राष्ट्रवाद के मूल में त्याग है, परोपकार है, अहिंसा है, सत्य है, आदर्श है। लेकिन पाश्चात्य राष्ट्रवाद के मूल में स्वार्थ है। मैं स्वार्थ क्यों कह रहा हूं कि जब पूंजी के लाभ के लिए, उद्योगों के उत्पादों के प्रसार के लिए जब विस्तारीकरण किया गया, कॉलोनीज बनाई गई, तो यूरोप के देश जो आधुनिक सभ्यता से युक्त थे, विज्ञान वहां जल्दी आ गया था, तो वह एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के देशों को अपना उपनिवेश बनाते हैं, कॉलोनी बनाते हैं और धीरे धीरे आर्थिक उनका जो लाभ की प्रक्रिया है, राजनीतिक लाभ की प्रक्रिया में बदलती है। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई थी, अंग्रेजी शासन बाद में आया था, बताने की जरूरत नहीं है। आप याद करिए 1857 में भारत राजनीतिक रूप से गुलाम नहीं है, आर्थिक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम है। ब्रिटिश ने भारत को 1858 के एक्ट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया था और 1861 के चार्टर के द्वारा भारत को अपना उपनिवेश घोषित किया था। तो इस तरह से भारतीय राष्ट्रवाद और पाश्चात्य राष्ट्रवाद, जब भी हम राष्ट्रवाद की बातचीत करेंगे तो हमें इसको अंतर करना होगा। आज से लगभग 15 साल पहले मुझे याद है, दिल्ली में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था इंडो जापान फाउंडेशन की तरफ से, जिसमें जापान की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर तक बड़े बड़े डेलीगेट्स आए हुए थे। मैं भी बिल्कुल नया था, असिस्टेंट प्रोफेसर था, लेकिन मुझे वहां बोलने का मौका मिला था। और मैंने जब ये बात कही थी कि भारत का राष्ट्रवाद पाश्चात्य राष्ट्रवाद, जिसमें कि जापान भी शामिल है, मैं जानता हूं कि जापान पाश्चात्य राष्ट्र नहीं है भौगोलिक दृष्टि से, लेकिन वैचारिक दृष्टि से, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, जापान भी वही काम करता है जो ब्रिटेन और फ्रांस और जर्मनी और इटली करते हैं। विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है। और जब मैंने उनके सामने कहा कि जापान का राष्ट्रवाद उसी तरह का विस्तारवादी है, साम्राज्यवादी है, उपनिवेशवादी है, इसलिए प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में उसे उसकी विभीषिका का शिकार होना पड़ा। लेकिन भारत का राष्ट्रवाद साम्राज्यवादी नहीं है, विस्तारवादी नहीं है, उपनिवेशवादी नहीं है। हम अपनी सीमा से बाहर कभी नहीं गए। हमने सिर्फ अपनी सीमा की रक्षा के लिए हमें चाहे जितना युद्ध करना पड़ा, चाहे जितना हिंसा का सहारा लेना पड़ा, चाहे जितनी राष्ट्रवाद की अलग जगानी पड़ी, लेकिन हमने कभी किसी दूसरे की सीमा में अतिक्रमण नहीं किया। मैं आपसे बताऊं कि सभागार में ऐसी स्थिति हो गई कि वहां के लोगों ने, जब मेरी बात को जापानीज में ट्रांसलेट करके कहा गया तो जापान के लोगों ने मेरा इतना विरोध किया, लेकिन मैंने कहा चलिए आइए विवाद करते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की जो भूमिका थी, और जब मैंने हिस्टोरिकल ढंग से उनको बताया तो उन्हें मानने को बाध्य होना पड़ा। उन्होंने कहा इंट्रोस्पेक्शन जो होता है कि हम इस पर विचार करेंगे। मैंने कहा जरूर विचार करिए। जापान 1945 के बाद बदला है, मैंने स्वीकार किया। जब आपके ऊपर हिरोशिमा और नागासाकी पे बम गिरा दिया, तब आपको समझ में आया कि नहीं ये गलत है, और तब से जापान ने वो चीज अपने विस्तारवादी नीतियों को छोड़ा। ये बात मैं कहना चाहता हूं, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी हुई है कि जब राष्ट्रवाद के नाम पे अतिशय हम किसी वाद के शिकार में
राष्ट्रवाद का विरोध करते हुए भारत के राष्ट्रवाद का जब विरोध करते हैं तो हमें अपने भीतर झांकना पड़ेगा कि भारत वो राष्ट्रवादी तो कभी रहा ही नहीं जिसकी परिणति नाजीवाद और फांसीवाद में जाके और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में विभत्स रूप में होती है। भारत वो राष्ट्रवाद कभी कभी नहीं रहा। बातें बहुत सी कही जा सकती हैं, बहुत सारे सवाल हैं, भारतीय जीवन दृष्टि और युगबोध। मैं सिर्फ एक दो सवालों के माध्यम से अपनी बातचीत करूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें नहीं कही जा सकती। हिंसा और अहिंसा का सवाल युद्ध और राष्ट्रीयता से अनिवार्य रूप से जुड़ा हुआ। राष्ट्रवाद होगा तो युद्ध भी लड़ना पड़ेगा, युद्ध लड़ना पड़ेगा तो हिंसा का सहारा भी लेना पड़ेगा। और यह भारतीय संस्कृति के लिए बहुत बड़ा संकट का समय होता है क्योंकि भारतीय संस्कृति, क्योंकि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात है, भारतीय संस्कृति मूलतः अहिंसा की संस्कृति है। ध्यान दीजिएगा, जब मैं कह रहा हूं मूलतः अहिंसा की संस्कृति है तो इसका मतलब भारतीय जीवन दर्शन में अनादिकाल से हम अहिंसा प्रिय रहे हैं। हमारे यहाँ वसुधैव कुटुंबकम की भावना रही है। हमारे यहाँ ये भावना रही कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाज, मैं भी भूखा ना रहूं साईं ने भूखा जाए। हमारे यहाँ भावना रही है कि वैष्णव जो देते कहिए जो पीर पर आई जाने रहे, ये हमारा उदारवाद रहा है, लेकिन उसी का खामियाजा भी हमें भुगतना पड़ा है। तो भारत में यह जो मूलतः अहिंसा प्रिय देश भारत रहा है, महात्मा बुद्ध से लेकर महात्मा जैन तक, महावीर जैन तक ले लीजिए, आधुनिक काल में गांधी जी तक चले आएंगे, कितना नाम लो, हम मूलतः अहिंसा प्रिय रहे हैं। लेकिन अहिंसा को हमारी कमजोरी समझा गया, हमारे ऊपर आक्रमण किया गया, हमारे ऊपर हजारों सालों तक दूसरे देशों ने तलवार के बल पर शासन किया। और जब हमें इसका बोध हुआ कि नहीं, हमें अपने को बचाने के लिए भी हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा। मैं बार बार जब दिनकर को पढ़ाता हूं तो दिनकर मेरे सामने ऐसे कवि के रूप में सामने आते हैं कि जैसे मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम व्याख्याता भारत में अगर कोई हुए हैं तो विवेकानंद जी हुए हैं। मैं सर्वोत्तम व्याख्याता इसलिए कह रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के जो दोष है वह भी देख रहे हैं, लेकिन जो उज्जवल पक्ष है वह भी देख रहे हैं। और जब शिकागो में धर्म सम्मेलन में जाके बातें कर रहे हैं तो भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम अंशों को वहां प्रस्तुत कर रहे हैं। उसी तरह से मैं ये मानता हूं कि भारतीय राष्ट्रवाद की जब हिंदी कविता में और खासतौर से आधुनिक राष्ट्रवादी कविता में बात होगी तो दिनकर उसके सर्वोत्तम व्याख्याता है हिंदी कविता में। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, सिर्फ एक सवाल के माध्यम से आपके सामने कि हिंसा और अहिंसा के बीच में अगर हमें तय करना पड़े तो हम क्या करेंगे। दिनकर का पूरा चिंतन, पूरा लेखन गद्य से लेकर पद्य तक हिंसा अहिंसा के बीच में झूल रहा है। दिनकर कहीं हिंसा प्रिय नहीं है। दिनकर को युद्ध का, कभी उन्माद का, कभी क्रांति का, कभी ओज का, कभी वीर रस का, कभी ये साहित्य में कहा गया है, सही है, मैं नहीं कहता कि ये गलत कहा गया है, लेकिन दिनकर मूलतः हिंसा के कवि नहीं है। दिनकर भारत की मनीषा का, भारत की संस्कृति का, भारत की जीवन पद्धति के सर्वोत्तम व्याख्याता हैं। और ये बात मैं उदाहरणों के साथ आपके सामने रख रहा हूं, उनकी कविता से और भारतीय संस्कृति से। भारतीय संस्कृति अहिंसा प्रिय रही है, मैं ये बात कह रहा हूं, लेकिन हिंसा हमारे लिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन हिंसा हमारे लिए त्याज्य भी नहीं है। हिंसा हमारे लिए अंतिम विकल्प है, पहला विकल्प नहीं है, अंतिम विकल्प है। हमारा साध्य महत्वपूर्ण है, हम साध्य को अहिंसात्मक ढंग से, जब हम कह रहे हैं मैं भारत की बात कर रहा हूं, हम अपने साध्य को अधिकतम प्रयासों के द्वारा अहिंसात्मक ढंग से प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर हमारे अहिंसात्मक साधन फेल हो जाएंगे तो हम मजबूरी में ही सही लेकिन हिंसा का सहारा लेंगे। यही भारतीय संस्कृति का निचोड़ है। 2024 तक की बात मैं कर रहा हूं। रामायण और महाभारत दो बड़ी प्रतीक है, कथाएं हैं। भारतीय संस्कृति को उससे बेहतर प्रतीक और कथाएं नहीं है भारत को समझने के लिए। रामायण में क्या होता है, रावण के वध के लिए, सीता के अपहरण को छुड़ाने के लिए, लेकिन राम अंततः अंगद के द्वारा अपना मैसेज भेजते हैं कि भाई सीता को वापस कर दो, हम युद्ध नहीं चाहते। अंतिम दम तक राम है, सर्वशक्ति संपन्न है, लेकिन समुद्र से भीख मांग रहे हैं, रास्ता मांग रहे हैं, याचना कर रहे हैं, अहिंसात्मक साधनों का अधिकतम सीमा तक इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन जब नहीं मानते हैं तो युद्ध करते हैं। महाभारत में क्या होता है, दुर्योधन और कौरव गलत कर रहे हैं, युद्ध अवश्यंभावी है, लेकिन ईश्वर, अब मैं जब राम और कृष्ण कह रहा हूं तो ये भारतीय मनीषा के, भारतीय चिंतन दृष्टि के सर्वोत्तम प्रतिरूप हैं। दो ईश्वर अवतार लेते हैं, दोनों सर्वशक्ति संपन्न हैं, सब उंगली पे नचा सकते हैं कृष्ण, लेकिन दुनिया को दिखाना क्या है, संदेश लेकर के जाते हैं दुर्योधन के यहाँ, किस लिए, कि किसी भी तरह से युद्ध को बचाया जा सके। यानी हिंसा हमारा बिल्कुल अंतिम विकल्प है, किसी भी तरह उसको बचाया जा सके। आपने पढ़ा होगा रश्मिरथ, इसलिए मैं दिनकर को कहता हूं कि जब कृष्ण जाते हैं तो क्या कहते हैं, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर उसमें भी यदि बाधा हो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हल को बांधने चला, जो था साधे साधने चला। और तब कृष्ण को कहना पड़ता है कि याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जया की मरण होगा।
तो हमें युद्ध लड़ना पड़ेगा, लेकिन वह अंतिम विकल्प है। और यही काम दिनकर भी करते हैं। मैं कविता के माध्यम से अपनी बातें कहना चाहता हूं। दिनकर ये मानते हैं और मैं भी मानता हूं, और आप भी जब भारतीय संस्कृति की मनीषा का अध्ययन करेंगे तो यही पाएंगे कि हमारे यहाँ जो राष्ट्रवाद, भारत का मन ना, वो राष्ट्रवादी कम और अंतर्राष्ट्रीयवादी ज्यादा रहा है। और जब मैं अंतर्राष्ट्रीयतावादी कह रहा हूं तो फिर कह रहा हूं साम्राज्यवाद, विस्तारवाद, नाजीवाद, फांसीवाद वाला नहीं, वसुधैव कुटुंबकम, साईं इतना दीजिए वाला कि सब हमारे हैं, सब हमारे भाई हैं, पूरी दुनिया के लोग हमारे भाई हैं। तो दिनकर भी ये कहते हैं कि हमारा मन, यानी भारत का मन, राष्ट्रीय कम अंतर्राष्ट्रीय ज्यादा रहा है, और भारत की राष्ट्रीयता वास्तव में अंतर्राष्ट्रीयता होने का या मानवतावाद में परिणत होने का प्रयास करती है। गांधी जी को लेकर मैंने आपसे बात की। दिनकर युद्ध और हिंसा का समर्थन कब करते हैं? जब देश हमारा गुलाम है, दासता की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। और दिनकर का गद्य लेखन भी है, और मैं कविता से भी उदाहरण के साथ ये बातें करता हूं कि दिनकर ये मानते हैं कि दासता किसी भी जाति का सबसे बड़ा कलंक है, किसी भी देश का सबसे बड़ा कलंक है, और पराधीनता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। और दिनकर ये मानते हैं कि राष्ट्रवाद उस पराधीनता और दासता रूपी कलंक और अभिशाप से मुक्ति का, मोक्ष का साधन है, और तब वो राष्ट्रवाद का उसका समर्थन करते हैं। दिनकर के अनुसार हिंसा, एक कविता का शीर्षक है उनके आपद धर्म। पढ़िए ऐसी कविताओं को भी, आपद धर्म, आपातकालीन धर्म। कल अभी कोई बच्चियां बात कर रही थी, एक सर ने स्थायी भावों की चर्चा की थी, तो मैं बात आपसे कहना चाहता हूं, अगर काव्यशास्त्र के ढंग से समझना चाहते हैं तो हिंसा यानी रौद्र रस, उत्साह, वीर रस, ये भारत की संस्कृति का स्थायी भाव नहीं है। अगर रस के सिद्धांत के आधार पर समझना चाहते हैं, वो हमारा संचारी भाव है, जरूरत पड़ेगी तो उसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन वह हमारा स्थायी भाव नहीं है। और दिनकर ने कहा कि जो युद्ध है, हिंसा है, ये हमारा आपातकालीन धर्म है। कैसे? दिनकर की कविता है, मैं भी कोट करूंगा आपके सामने। उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई रोग हमें लग गया हो तो हमें कड़वी औषधि लेनी पड़ती है, उसी तरह से अगर दासता का कलंक हमें मिटाना है तो हमें हिंसा युद्ध का सहारा लेना पड़ेगा, जैसे कड़वी औषधि है। मैं पंक्तियां पढ़ देता हूं, नहीं तो आप सोचेंगे कि मैं दिनकर की व्याख्या अपने ढंग से कह रहा हूं। रुग्ण होना चाहता कोई नहीं, रुग्ण मने रोगी, रोग लेकिन आ गया जब पास हो, तिक्त औषधि के सिवा उपचार क्या, शमित होगा नहीं वह मिष्ठान से, वह प्रेम से और दया से और याचना से नहीं होगा। और कहते हैं कि कोई युद्ध नहीं चाहता, कोई हिंसा नहीं चाहता, भारत भी नहीं चाहता, क्योंकि भारतीय जीवन दृष्टि और साथ साथ युगबोध की बात है। दिनकर तो रसवंती लिख रहे थे, शुरू में प्रेम की कविताएं लिख रहे थे, और 62-61 में जब मतलब आजाद हो गया भारत, तो 50-60 के दशक में उर्वशी लिख रहे हैं, प्रेम का काव्य लिख रहे हैं। लेकिन जैसे चाइना का भारत पर आक्रमण होता है तो परशुराम की प्रतीक्षा उनको लिखनी पड़ती है, लिखना पड़ता है, युग के साथ जुड़ते हैं, युग उनके साथ छूटता नहीं है। जैसे भी युग पर, भारत के ऊपर, अस्मिता के ऊपर, तो युद्ध कब अनिवार्य है? 2-3 स्थितियों में, आत्मरक्षा के लिए, आत्मसम्मान के लिए, आत्मगौरव के लिए, अपनी अस्मिता और अस्तित्व की रक्षा के लिए अगर हमें खड़ा होना पड़ेगा, तलवार उठानी पड़ेगी तो उठाएंगे, लेकिन हमेशा वो तलवार को हाथ में लेकर के नहीं घूमेंगे। जब हमने अपनी रक्षा कर ली तो उसको रख देंगे। दिनकर ने उदाहरण दिया है कि जैसे एक कांटे को निकालने के लिए दूसरे कांटे का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से हम युद्ध का, हिंसा का, राष्ट्रवाद का इस्तेमाल एक कांटे की तरह से करें, लेकिन शांति काल में नहीं, जब आपातकाल आए तब। उनकी कविता देखिए, चाहता कोई नहीं इसको मगर, किसको? युद्ध को। चाहता कोई नहीं इसको मगर, जूझना पड़ता सभी को, शत्रु जब आ गया हो द्वार पर ललकारता। ये दिनकर की पंक्तियां हैं। और अत्याचार और न्याय के दमन के खात्मे के लिए भी युद्ध और हिंसा का सहारा लेना पड़ेगा, लेकिन फिर कह रहा हूं यह स्थायी धर्म नहीं है। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, ये दिनकर लिख रहे हैं। छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, पुण्य है, बस 3 मिनट और लूंगा, पुण्य है विच्छिन्न कर देना। अध्यक्ष महोदय ने 15 मिनट दिया, मैं देख रहा हूँ बड़ी, हाँ 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। अत्याचार और न्याय के खिलाफ क्या लिख रहे हैं? छीनता हो स्वत्व कोई और तू त्याग तप से काम ले, पुण्य है विच्छिन्न कर देना उसे, बढ़ रहा तेरी तरफ जो हाथ है। ये दिनकर लिख रहे हैं कि हमें अत्याचार और अन्याय का खात्मा करने के लिए हमें ये करना पड़ेगा, और ऐसी स्थितियों में उन्हें लिखना पड़ता है। रे रोकने दृष्टि को यहाँ जाने दे, उनको स्वर्ग दे, पर फिर हमें गांधी को धा लौटा दे अर्जुन भीम वे, उन्हें लिखना पड़ता है, उन्हें लिखता। और एक बात आपको याद दिला दूं, जानते हैं, हम सब जानते हैं गांधी जी को, लेकिन गांधी जी की अहिंसा भी आप ध्यान दीजिएगा, कायरों का धर्म नहीं है।
क्योंकि गांधी जी आधुनिक समय के भारतीय संस्कृति के, हम उनको अलग नहीं कर सकते, विचारधारा से उनके विरोध हो सकता है, लेकिन भारतीय संस्कृति के सर्वोत्तम मनीषा के वो भी वाहक हैं। तो गांधी जी का अहिंसा का जो धर्म है वह कायरों का धर्म नहीं है, वह वीरों का धर्म है। और गांधी जी को अगर अहिंसा और कायरता में से, हिंसा और कायरता में से चुनना हो तो कायरता को त्याग करके वो हिंसा का वर्णन करते हैं, उन्हें कायरता पसंद नहीं है। और दिनकर क्या कह रहे हैं? दिनकर भी तो यही कह रहे हैं, क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषयहीन विनीत सरल हो। इसलिए हमें वह सामर्थ्य तो धारण करनी पड़ेगी। जब युगबोध की बात आती है, वही 1962 भारत और चाइना का युद्ध, जवाहरलाल अभी भी स्वप्न में हैं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय, पार्टी से मत देखिए इसको, हमारे प्रधानमंत्री थे उस समय, भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, लेकिन वह तब भी पंचशील के सिद्धांतों में विश्वास कर रहे थे और चाइना के साथ अभी भी उनको उम्मीद थी कि बातचीत होगी और रास्ता निकल आएगा। लेकिन दिनकर वहां पर एक तरह से पूरे देश की जनता को संबोधित करते हुए परशुराम की प्रतीक्षा में क्या लिखते हैं? अब भी पशु मत बनो, कहा है वीर जवाहरलाल ने। अब भी पशु मत बनो, ये युगबोध की बात कर रहा हूं। हमारे देश का प्रधानमंत्री कह रहा है कि अब भी पशु में बनने की जरूरत नहीं है, लेकिन दिनकर क्या कह रहे हैं कि अब भी पशु मत बनो, कहा है वीर जवाहरलाल ने, पर यह सुधा तरंग कौन पीने देता है, बिना हुए पशु आज कौन जीने देता है। और उसी समय लिखते हैं अहिंसा का युद्ध, उनकी कविता का शीर्षक है अहिंसावादी का युद्ध की। आप दिनकर यहाँ पे हैं, भारतीय संस्कृति का जो चिंतन है वो यहाँ पे है, अहिंसावादी का युद्ध की। यानी गांधी जी भी होते तो क्या करते? और लिखते हैं कि जागो जागो देशवासी जागो, गांधी की रक्षा करने को गांधी से भागो। मैं तो कहता हूं यह एक पंक्ति है भारतीय संस्कृति और दिनकर को और गांधी की रक्षा करने को। गांधी नहीं, गांधी कैसे बचेंगे जब भारत बचेगा? भारत ही नहीं बचेगा तो गांधी जी का नाम लेने वाला कौन बचेगा? तो गांधी की रक्षा करने को गांधी से भागो। अहिंसा भारत के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए हो सकता है हमें तलवार उठानी पड़े। ऐसी बहुत सी बातें हैं। मैं अंत में सिर्फ संकेत ही है, क्योंकि समय हो ही गया है। निराला और तमाम लोगों की बातचीत की जा सकती थी, वो सब मैंने छोड़ दिया है। निराला की कविता जागो फिर एक बार, उसकी 2 पंक्तियां सिर्फ संकेत के लिए आपके सामने छोड़ रहा हूं कि भारतीय जीवन दृष्टि कैसे वहां व्यक्त होती है। बाकी सब चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि नहीं है। योग्य जन जीता है, पश्चिम की उक्ति नहीं, गीता है गीता है, स्मरण करो बार बार जागो फिर एक बार। यह योग्य जन जीता है। पाश्चात्य विज्ञान आधुनिकवादी जिस सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहा था डार्विन के सिद्धांत के बाद, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, योग्यतम की उत्तरजीविता, उसको चैलेंज करते हैं निराला कविता में कि योग्य जन जीता, यानी जिस सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट डार्विन के विकासवाद की बात तुम करते हो, पश्चिम की उक्ति नहीं। यह तुम क्या हमको सिखाओगे? गीता है, स्मरण करो बार बार, जागो फिर एक बार। यह उपदेश तो गीता में कृष्ण ने अर्जुन को दे दिया था कि देखो वीर भोग्य वसुंधरा, अगर तलवार नहीं उठाओगे, सक्षम नहीं बनोगे, शक्तिशाली नहीं बनोगे तो दूसरे लोग तुम्हें काट डालेंगे। इसलिए हमें सक्षम और शक्तिशाली तो बनना ही पड़ेगा। अंतिम पंक्तियों के साथ मैं अपनी बात रखता हूं। भारत की सांस्कृतिक प्रतीक से लेकर के आते हैं दिनकर, बातें बहुत है लेकिन मैं अंतिम पंक्तियां पढ़ रहा हूं आपके सामने कि जब शस्त्र और शास्त्र में भिड़ंत होगी तो हमें शास्त्र की रक्षा के लिए भी शस्त्र उठाना पड़ता है। चाणक्य ने भी वही किया, चंद्रगुप्त ने भी वही किया और दिनकर भी वही कह रहे हैं। और मेटाफर मिथक से लेकर के आते हैं, जहां शस्त्र बल नहीं, शास्त्र पछताते या रोते हैं, ऋषियों को भी सिद्धि तभी तप से मिलती है। ध्यान दीजिएगा, कथा का प्रसंग है। ऋषियों को भी सिद्धि तभी तप से मिलती है जब पहरे पर स्वयं धनुर्धर राम खड़े होते हैं। बहुत बहुत